हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। आपका जो सी कैट पेपर 2 यानी कि एसएसटी में आपकी जो एनसीईआरटी का सार की सीरीज़ चल रही है उसमें क्लास 7 का आज चैप्टर 7 हिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अभी तक आपने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा, फिर जातियों के बारे में भी पढ़ा, कवियों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में भी पढ़ा। आज हम जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे और सभी तक भी जो चैनल है वो पहुँचे। और आपका कोई भी फीडबैक होता है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, लाइक भी ज़रूर किया करिए। तो लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा में उन्हें परिभाषित करना। भारत की जो संस्कृति है वो कुछ इस तरह से है, आपने देखा होगा कि थोड़ी ही दूर पर जाने पर आपको अलग बोली, अलग भाषा सुनने को मिलती है। ओके, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वे तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलते हैं। ठीक है, मतलब भाषा से भी लोगों की पहचान की जाती है। तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है तो तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में रहते हैं, उड़िया बोलने वाले उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों के अस्तित्व में हैं। ठीक है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। तो हर क्षेत्र की अपनी अलग भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, उनकी भाषा, ये सारी चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये भिन्नता कैसे युग युगांतरों के बीच में आई है वो यहाँ पर देखेंगे, जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। यही तो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होती हैं। हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति, वे समय के साथ बदली हैं और सच तो ये है कि आज भी बदल रही हैं। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि किस तरह हम लोग जो हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन वहीं आप अगर गौर करें तो जो पाश्चात्य लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। वहाँ वेदों के पाठ होते हैं, वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है और हम लोग इतना मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं रहन सहन, वेशभूषा से, कि अपनी ही संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों और विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो बहुत विशेष, कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। कुछ क्षेत्रों में एक जैसी ही लगती हैं और कुछ क्षेत्रों में क्या है, भिन्न भिन्न है। आप राज्यों की भिन्नता देख लीजिए, अलग, हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा संस्कृति है ना। और राज्यों के अंदर जो शहर होते हैं, अगर वो कुछ दूरी पर आप पहुंच जाएं तो वहां भी अपनी अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। ओके, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जो पुराने रीति रिवाजों से आई हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माने में आकर उन्होंने अपना जो रूप रंग है वो थोड़ा सा बदल लिया। अब हम बात करते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास की, कि ये जो भाषाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि चेर राज्य का जो प्रायद्वीप है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम भाग में है। ठीक है, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसको कब स्थापित किया, 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में, भाई वहाँ के जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने अभिलेख लिखते थे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन अभिलेखों में जो भाषा लिखी वो उस जगह की क्षेत्रीय भाषा कहलाई। ठीक है, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ये देखिए, मलयालम रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। ठीक है, संस्कृत हिंदुस्तान की, भारत की एक मूल भाषा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिससे और जो भाषाएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो मलयालम भाषा की साहित्यिक कृतियां हैं वो कब आई हैं, 12वीं शताब्दी में। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं, मतलब वो संस्कृत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं।
या ली गई हैं। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। तो ये याद रखिएगा, जो लीला तिलकम है ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया और मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। ये 3 पॉइंट इसके याद रखिएगा। अब ये मणिप्रवालम होता क्या है वो देख लेते हैं। तो मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, जो जगन्नाथ की संप्रदाय है वो कैसे उत्पन्न हुई? अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय। अब जगन्नाथ का अर्थ क्या है? तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति द्वारा बनाई जाती है। काष्ठ मतलब जो लकड़ी वगैरह की होती, कांट की होती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, जगन्नाथ जी कौन थे? मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिनको बाद में विष्णु का रूप मान लिया गया। और इनकी जो प्रतिमा है वो किसकी बनाई जाती है? काष्ठ की। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो याद रखिएगा, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो किसने बनवाया है? वो एक प्रतापी राजा हुए हैं 12वीं शताब्दी में, जिनका नाम था अनंत वर्मन। ठीक है, उन्होंने मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। मतलब एक ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य जो है वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। मतलब कि जो राजा थे वो तो जगन्नाथ को बनाया, लेकिन उनकी जगह पर जो शासन है वो उन्होंने किया था। ठीक है, ये देख लीजिए आप, जगन्नाथपुरी में जो प्रतिमाएं हैं राधा जगन्नाथ जी की पुरुषोत्तम, उनकी सुभद्रा, बलदेव और जो कृष्ण जी कहे जाते हैं उनकी। अब देखिए ये मंदिर है वहाँ का जगन्नाथ मंदिर। ये जो इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने में से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ये एक मुख्य केंद्र वहाँ का रहा है। ठीक है, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, इनका जो उद्भव है वो कैसे हुआ? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, भाई राजपूत अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलते हैं। तो उस क्षेत्र में जहाँ आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन रहते थे? अधिकतर राजपूत रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ठीक है, ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में अनेकों क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। आपको उत्तर प्रदेश में भी वो मिल जाएंगे, बिहार में भी वो मिल जाएंगे। ओके, यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। आप वहाँ के महल देख लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? राजपूतों की ही देन है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान में अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। आप सबसे पहले पृथ्वीराज को देख लीजिए। पृथ्वीराज का एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, ये देखिए बीकानेर के राजकुमार राज सिंह हैं, इनकी जो प्रतिकृति यहाँ पर फोटो देख लीजिए। तो कहाँ पर थे हम? ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया। मतलब ऐसे शासकों को वो अपना आदर्श मानते थे जो रणभूमि में क्या हुए? शहीद हुए, मगर पीठ नहीं दिखाई। भाई आप अपना आदर्श उन्हीं को तो ही मानेंगे जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने जीत कर दिखाया, या वो जीते नहीं लेकिन बहादुरी से लड़े तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। ऐसे लोगों को ही तो आप अपना जो है आदर्श मानेंगे। ऐसे ही उस समय भी लोग यही करते थे। राजपूत शूरवीरों की जो कहानियां हैं काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं।
ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों की भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, वो खुद तो अनुसरण करते ही थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनकी जनता या उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका अनुसरण करें। तो वो एक तरह से दूसरे राजा का क्या कर रहे हैं, प्रचार करते थे। ठीक है, साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, जिससे वो और ज़्यादा प्रभावित होते थे। क्या स्त्रियों की भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं पर यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। ठीक है, मतलब जब तक पति जीवित रहता था वो भी जीवित रहती थीं, और जैसे ही पति मृत्यु को प्राप्त होता था तो पत्नियां भी क्या करती थीं, वो भी उसके साथ में सती हो जाया करती थीं। ठीक है, सती प्रथा यानी विधवाओं के द्वारा अपने पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा। भाई यही तो जीवन और मरण तभी तो साथ होगा जब वो उन्हीं के साथ जिएंगी, उन्हीं के साथ मर जाएंगी। सती प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है, तो ये मैप देख लेते हैं जो अभी निकला है। ये किसका मैप है? देखिए, ये क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई, तो इस पूरे पाठ में जिन जिन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है वो सभी क्षेत्र यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुल मिला के भारत के जो भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके बारे में है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। तो कथक नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ ये बताना है। आप ये भी बताइएगा कथक कहाँ से, कहाँ का जो मेन नृत्य है, मुख्य नृत्य है। ठीक है, यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। ठीक है, अगर सब कुछ अलग अलग है तो फिर नृत्य भी अलग अलग ही होगा। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। तो कथक कहाँ का है लोकप्रिय नृत्य, बताइए। ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है, यानी उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। ओके, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक कहाँ से निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो यहाँ पर आप अभी तक तो कथक को नृत्य के रूप में ले रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में क्या बताया है कि कथक क्या थी? कथा सुनाने वालों की एक जाति। ठीक है, याद रखिएगा, कथक क्या है? उत्तर भारत में मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। ठीक है, तो रासलीला के बारे में तो सभी जानते हैं। तो उनका जब दोबारा से कथक के माध्यम से, कथा कहने वालों के माध्यम से दोबारा से उस रासलीला का चित्रण किया जाता था, दोबारा से उनको वैसे ही नृत्य नाटक करके दिखाते थे, तो वो जो है वो शैली क्या कहलाती थी? कथक कहलाती थी। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। भाई किसी भी नृत्य में आप कैसा भी नृत्य करें, अगर आपके अंदर हाव भाव नहीं होंगे तो वो नृत्य ये लगेगा कि कठपुतली या बेजान व्यक्ति ही डांस कर रहा है। ठीक है, तो हाव भाव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। ठीक है, कथक कहाँ फला फूला? राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये प्रमुख कला रूप से उभरा। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। तो आप देख लीजिएगा कि कथक कौन कौन से राज्यों में है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा। गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में ये 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसको मान्यता मिल गई। ठीक है, मुख्य आपके 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें एक क्या है आपका कथक भी है। अब भाई ये शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या है, किसी कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। भाई अगर आप किसी में विशिष्टता हासिल करना चाहेंगे, किसी में अपने आप को स्पेशलाइज्ड करना चाहेंगे, तो आप उसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, एक लंबा प्रशिक्षण लेंगे, तभी तो आप उसमें महारत हासिल करेंगे। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं। अथवा ये शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है। जब है ना भाई कोई कुछ नियम होते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के, किसी भी काम को करने के, तो जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं, तो ये नृत्य जो है वो उन्हीं नियमों पर ही आधारित रहा। ठीक है, तो इसीलिए इसको शास्त्रीय कहा गया। और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप मॉडिफाई कर सकें, मतलब आप उसमें बदलाव कर सकें, ऐसा नहीं था। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों में की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी ये हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। ठीक है, अन्य नृत्य रूप जिसे हम शास्त्रीय माना जाता है वो कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं। तो देख लीजिए कौन कौन है। भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुरी का मणिपुर। ये देखिए 5 नृत्य हो गए। और अब छठवां कौन सा है आपका, कथक है, उत्तर प्रदेश का। ओके, कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी चित्र है, तो ये जो आपका डांस करती हुई लड़कियां हैं उनको भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट है संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, यह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र मतलब पेंटिंग। लघु चित्र जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। पेंटिंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं, है ना। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। भाई उस समय क्या था, उनको कपड़े वगैरह इतने नहीं मिल पाते थे, पहनने के लिए इतना ही नहीं कपड़ा वो कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्र बनाया करते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र कहाँ पाए गए हैं, पश्चिम भारत में। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो चित्रकारों को संरक्षण किसने प्रदान किया, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ठीक है, ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उन्हें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ठीक है, तो जितना भी उनका उस समय का शासन होता था वो सब यहाँ पर चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का जो आदान प्रदान है वो किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाहों और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के दरबारों में चले गए। भाई उन्हें भी क्या है, अपना गुजारा, अपना खान पान और अपना परिवार तो चलाना ही था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद वो नए राज्यों में, जो क्षेत्रीय राज्य थे, वहाँ चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुरी, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों में का जो चित्रण है वो बराबर जारी रहा। ये भी देखिए एक चित्र है, कितना अच्छा चित्र है। ओके, ये भी देख ली, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र। ये कोटा का चित्र है, कितना प्यारा है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, हाथियों पर राजा जा रहे हैं। ये जो राजा हैं, ये देखिए हाथियों पर जा रहे हैं, साथ में उनके जो और मुख्य अधिकारी हैं वो भी हाथियों पर जा रही है। आम जनता है जो होली खेल रही है। तो और यहाँ पर आप अंग्रेज को भी देख सकते हैं। तो ये सारा जो चित्र है वो काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया। आप देखिए एक एक चीज़ कितनी बारीकी सी बनाई गई है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। इस बसोहली शैली कहा जाता था, जो हिमालय की तलहटी पर जो शैली का उद्भव हुआ 17वीं शताब्दी में, उस लघु चित्रकला की जो शैली है उसको क्या कहा जाता है? बसोहली। ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय की तलहटी पर 17वीं शताब्दी में जो लघु चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है वो बसोहली शैली है। ठीक है, ये जो लाइन अभी बोली वो याद रखना आप लोग। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, कौन सी पुस्तक चित्रित की गई? भानुदत्त की रसमंजरी, हिमालय की तलहटी पर। ओके, अब ये लिखा है 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, ये कृष्ण राधा और उसकी सखियां पहाड़ी लघु चित्रकला है कांगड़ा। देख लीजिए यहाँ पे ये कृष्ण जी बने हुए हैं और ये उनकी सखियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत चित्र है। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है, कौन सी शैली विकसित हुई? कांगड़ा। अभी आपने जो देखी थी वो कांगड़ा शैली में बना हुआ चित्र था श्री कृष्ण और राधा का। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों को काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। ठीक है, तो उसमें कौन से रंगों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था? ठंडे नीले और हरे रंगों का। ओके, स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ओके, कितना भी आप रंग लें उसको सुरक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो आप अपने इतिहास को संरक्षित कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व में प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ठीक है, माना तो ये जाता है कि भाई जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई है, लेकिन जब ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। अब ये क्या है? सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ तो देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लीजिए आप। ये भी एक भाषा है, कुछ को समझ आ रही होगी, कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी। तो हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह के अपनी कॉपियों पर नहीं ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो ये कुछ उसी तरह की लैंग्वेज लग रही है ना। बट अब हर भाषा की, हर लिपि की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? संभावना के बेस पर चल रही हैं। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। बंगाल में कहाँ हो रहा है? कैसा प्रयोग हो रहा है? हमें हर जगह संस्कृत से संबंधित जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग हो रहा है। और ये किसने नोटिस किया? 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री आए ह्वेनसांग ने, उन्होंने ये नोटिस किया। ठीक है, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया। कौन से शासक? पाल शासक। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। तो ये भी लाइन जो है वो याद रखने वाली है कि जो सुल्तानों का जो शासन है वो बंगाल पर कौन सी शताब्दियों के बीच में रहा? तो 14वीं से 16वीं, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे।
1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय के भाषा के रूप में विकसित हो रही। कोई भी राजा अगर किसी भी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो वो वहाँ की जो राजसी कामकाज की भाषा है उसको तो बदल देगा, बट वहाँ के लोगों की बोलने वाली भाषा यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा थी उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, एकदम तुरंत ही कोई व्यक्ति जो है वो नई भाषाएं कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में वहाँ पर विकसित हो रही थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। ये साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब एक श्रेणी जो है वो संस्कृत से ली गई और दूसरी बिल्कुल अलग उससे। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद जैसे मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। ठीक है, ये अध्याय 6 में आप चैतन्य देव के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत जो होते हैं। ठीक है, तो ये किसके हैं? मैनामती, गोपीचंद्र के गीत वगैरह। ठीक है, ये आपकी दूसरी श्रेणी से संबंधित हैं। अब मैनावती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर ये कौन है? नाथ लोग सन्यासी होते थे। कौन होते थे? सन्यासी, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। ये गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। मतलब एक रानी हुई है मैनावती, उन्होंने अपने बेटे गोपीचंद्र से कहा कि संन्यास का मार्ग अपनाओ, सारी बाधाओं से अलग। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, कौन है, क्या नाम है उनका? धर्म ठाकुर क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता हैं। अब हम बात करते हैं पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें ये इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, लेकिन उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। देखो, ब्राह्मण होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पांडुलिपियों को लिखित रूप में रखते हैं संरक्षित करके। ठीक है, और दूसरी श्रेणी कैसी है? मौखिक रूप में, कथा के रूप में वो कहीं सुनी जाती रही। नेक्स्ट है पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगलों तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनय यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो जनजातियां हैं जो स्थानीय खेती करते थे, तो उसमें उनको जगह भी ज़्यादा चाहिए होती थी और इधर से उधर उनको घूमना भी बहुत पड़ रहा, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय किसान थे उनमें अपने आप को मिला लिया। इन्हीं दिनों बंगालों पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाषा में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, मुगलों ने कौन सी राजधानी सबसे पहले बंगाल में बनाई? ढाका। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। ठीक है, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। पहले वो चाहते थे कि हमारे लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दी जाए, है ना, और वो आश्वासन देते थे कि हम यहाँ पर कुछ गलत नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं था। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं।
स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, क्या कहा करते थे? पीर। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताएं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पीर कैसे हुए हैं। सूफी वगैरह के बारे में आप लोगों ने कल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, देखा होगा। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाने लगी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। ठीक है, अभी तक क्या बन रही थी? मस्जिदें बन रही थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में वहाँ पर मंदिर बनने लगे, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। भाई किसी भी, आप जानते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए घर बनाना ही मुश्किल है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, तो वो मंदिर मस्जिद इन सभी जो इमारतों को बनाएगा, कैसे बनाएगा, है ना। तो इसीलिए जो शक्तिशाली होते थे, जो धनवान होते थे, वही मंदिर या धार्मिक भवन बनवाते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी कि तेली, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप का व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। ओके, जीववाद यह मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है। तो ये देख लीजिए एक पॉइंट। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, यानी कि जब पहले मंदिर नहीं बने हुए थे तो उस समय क्या था कि जो देवी देवता थे वो झाड़पूड़ वाली जो झोपड़ियाँ थी उनमें उन देवी देवताओं को रखा जाता था, और मंदिर स्थापित होने के बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, पहले यहाँ पर इस तरह से एक मंदिर जैसा था, उसके बाद ये बनाया गया। ठीक है, चित्र 11 जो है, यहाँ पर एक दोचाला छप्परदार झोपड़ी है, एक चौचाला मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है। फिर एक ये आया, गोपियों के साथ कृष्ण श्याम सुंदर मंदिर से पक्की मिट्टी पर एक पटिया विष्णुपुर में है ये। ठीक है, ये देखिए बीच में कृष्ण जी हैं और ये सारी जो गोपियाँ हैं ये नृत्य कर रही हैं आसपास। अब बात करते हैं इन मंदिरों की शक्ल या आकृति। बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छत वाली और चौचाला यानी 4 छतों वाली। तो दो चाला और चौचाला का मतलब आप समझ गए। दो चाला मतलब 2 छतों वाली और चौचाला मतलब 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थीं। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिरों के बाहरी दीवार चित्रकारियों और सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह मंदिर की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है, यहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है। ठीक है, नदीय स्थान होने की वजह से क्या है, वहाँ पर मछली और धान की उपज बहुत होती है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों ही वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। बंगाली जितने भी साहित्य हैं वहाँ पर मछली का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार लाते हुए को दर्शाया गया है। देख लीजिए, ये महिला बनी हुई है और ये क्या कर रही है, मछली को यहाँ पर ये साफ कर रही है। ठीक है, ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्रम पुराण, जो बंगाल के रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। देखिए, मांस मछली जो है वो नॉनवेज ही है।
है ना, वो चाहे आप कुछ मतलब कुछ यहाँ पे क्या कुछ खास किस्म की खाएं या सारी मछलियाँ खाएं, बात तो एक ही है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कुछ जो ब्राह्मण थे, स्थानीय ब्राह्मण, उनको कुछ खास किस्म की जो मछली है वो खाने की अनुमति दे दी। तो ये भी भाई उस समय का चलन ही रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं आपके। अब कल आपका ये हिस्ट्री क्लास 7 की हिस्ट्री जो है वो भी एंड हो जाएगी। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लास 8 की हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए एंड आपका जो भी फीडबैक है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।